कैसे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पुरस्कार, जो आपके आने वाले पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। जो हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं, खासकर भारतीयों से जुड़े हुए जो पुरस्कार हैं, उन सब पुरस्कारों को मैं इस वीडियो में समाप्त करूँगा। जो नज़दीकी एग्ज़ाम है वो DLED का एग्ज़ाम उत्तराखंड में होने वाला है। UKPSC या VDO BPDO जो री एग्ज़ाम है उसके लिए, या RO ARO जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, PCS लोअर PCS, उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास हमारी महत्वपूर्ण रहेगी। आपको इस क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा। ये क्लास आपको एक या एक से ज़्यादा 2 नंबर भी दे सकती है। महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और आप देखोगे कि ऐसे पेपर में सवाल आपने आते हुए भी देखे होंगे अगर आपने पुराने पेपर को एनालाइज़ किया होगा तो। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अवार्ड्स हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स इसमें दिए गए हैं और हम कोशिश करेंगे इन सब अवार्ड्स को देखने की। दूसरी बात, आप मेरे साथ नोट्स बना लेना इसके, जो आपको लाभदायक होंगे आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। बाकी आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लेना, जो भी आपको लगता हो कि हाँ हमारा साथी है उसे ये सब बातें पता होनी चाहिए, तो वीडियो शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम जो पुरस्कार देखने वाले हैं वो ऑस्कर अवार्ड्स हैं। और ऑस्कर अवार्ड्स में आप देखोगे कि भारत की जो सहभागिता है या भारत की भागीदारी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत अब ऐसी अच्छी फिल्में, ऐसी फीचर फिल्में जो उसका निर्माण कर रहा है, जो विश्व पटल पे भारत की जो संस्कृति है उसके रंगमंच या उसके रंगों को बहुत पूरी तरीके से बखान करती हुई दिखती है, ठीक है। तो उसमें ऑस्कर अवार्ड में इस बार ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2023 की बात करेंगे। सबसे पहले ये ऑस्कर अवार्ड देता कौन है, तो अमेरिका की एक एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज है, ये अवार्ड देती है, ठीक है। इस बार जो अवार्ड दिया गया ये 95वां ऑस्कर अवार्ड था, 95वां ऑस्कर अवार्ड है जो इस बार दिया गया है। दूसरी बात, इस ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1929 में हुई थी। 1929 से शुरुआत हुई थी ऑस्कर अवार्डों की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिए, इस बार का ऑस्कर अवार्ड जो है वो अमेरिका का एक शहर है, बड़ा सुंदर शहर है, लॉस एंजलिस। अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, ये वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसमें शुमार है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जिसके पास पैसा होता है वहाँ कसीनो वगैरह है ना, बार वगैरह, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेंगे लॉस एंजलिस में। कभी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाया तो ज़रूर जाना घूमने, अच्छी जगह है, ठीक है। देखो, लॉस एंजलिस में इस बार ये अवार्ड दिया गया है और इसमें जो हमें बताना है वो ये बताना है कि ये अवार्ड सबसे पहले इस बार का 2023 में किसे मिला। देखो, अगर हम बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग यानी कि मूल गीत, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जो मिला है वो इस बार नाटू नाटू जो हमारा सॉन्ग है, आपने सुना होगा, जो एक मूवी आई थी RRR, SS राजमौली जी की इनकी ये फिल्म थी SS राजमौली जी की RRR, उसमें एक सॉन्ग है नाटू नाटू, उसे इस बार का ओरिजिनल सॉन्ग या मूल गीत का जो ऑस्कर अवार्ड है वो दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मूल गीत का ऑस्कर अवार्ड इसे यहाँ पर दिया गया है। नाटू नाटू से संबंधित आप 2-3 बातें, इसे लिखा किसने, इसे लिखा है चंद्र बोस ने। देखो, इससे सवाल पूछा जा सकता है और ये ध्यान रखना, ये गाने को नहीं पूछते हैं। अगर UKPSC सवाल करेगा तो पूछेगा कि इसके लेख किसने लिखे थे। नाटू नाटू को संगीत किसने दिया था, एक संगीत का आपको ध्यान रखना, इसे संगीत दिया है SSMM कीरावनी ने। इसके जो गायक हैं, 2 गायक हैं, एक है आपके काल भैरव और दूसरे गायक के रूप में राहुल सिपलीगंज। इन लोगों ने इसे क्या दिया, ये गायन किया है, संगीत दिया है, लिखा है इन लोगों ने। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नाटू नाटू RRR। इसके अलावा नाटू नाटू को ही देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। नाटू नाटू को क्या मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। इसके साथ साथ देखिए गोल्डन ग्लोब जीतने वाली पहली फिल्म बन गई है, कौन सी, RRR। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म, पहली भारतीय फिल्म बन गई है।
तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि ऑस्कर अवार्ड इस बार किससे मिला है? नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है जो RRR का है। ये किसने लिखा है? चंद्र बोस ने संगीत दिया है, MM कीरावानी ने, और गायन किया है काल भैरव या राहुल सिप्लीगंज ने। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है ये। RRR का निर्देशन किसने किया है? राजमौली साहब ने किया है। आपको मैं बता दूं कि देखिए ये जो गाना है नाटू नाटू, शायद आपने सुना भी होगा, ये ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला दूसरा गाना है। इससे पहले भी एक गाना था जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। अगर आपने 2008 में एक मूवी आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसके अंदर एक गाना था जय हो। जय हो को जो गाया था वो AR रहमान साहब ने गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, तो उसको भी पहले गाने में म्यूज़िक की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में मिला है RRR के नाटू नाटू को। अगर आपने मूवी नहीं भी देखी तो आप उसे देख लेंगे ज़रूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है। इसके अलावा देखो, अगर मैं आगे बढ़ूँ यहीं पर देखोगे तो इस बार भारत की झोली में 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं। एक आया है RRR नाटू को लेकर के, एक आया है आपका द एलिफेंट विस्पर्स, जो हमारी एक शॉर्ट फीचर फिल्म है या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, उसके एवज में। देखिए इंपॉर्टेंट है, द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। देखिए ये जिस कैटेगरी में नामित थी उस कैटेगरी को अगर मैं डालूं तो बेस्ट डॉक्यूमेंट, बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म, ये इस कैटेगरी में थी। बेस्ट कैटेगरी शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर ये किसे मिला है? द एलिफेंट विस्पर्स। बात को सुनना यहाँ पे ढंग से। देखिए एक चीज़ ये, इसके अंदर जो दिखाया गया है इस कहानी में कि हाथी जो एक झुंड में चलते हैं, आपने अमूमन देखा भी होगा हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं, तो उस झुंड के हिसाब से अगर कोई बच्चा उनसे अलग हो जाता है यानी कि उसे अनाथ कहा गया है। यहाँ पे उसके किरदार का नाम भी रखा गया है रघु, ठीक है। ध्यान रखना इसके अंदर जो अनाथ हाथी है उसके किरदार का क्या नाम है? रघु। अनाथ हाथी, अनाथ का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो अपने झुंड से बिछड़ गया है, उसका नाम क्या है? रघु नाम का हाथी है। ये भी ध्यान रखना ये, और जिसने इसे पाला उनके बीच जो एक मार्मिक संबंध है उस संबंध को दर्शाया गया है किसमें? ये आपकी द एलिफेंट विस्पर्स में। महत्वपूर्ण रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका जो निर्देशन किया है, और इसमें खास बात आपको बताऊंगा मैं, देखिए अभी इसका जो निर्देशन किया है वो कार्तिकी गोंजाल्विस है। कार्तिकी गोंजाल्विस इसके जो निर्माता हैं। देखिए इसमें ना निर्देशन पूछा जा सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके जो निर्माता हैं गुनित मोंगा। इसमें जो खास बात है, खासकर जो उत्तराखंड UKPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ध्यान रखना UKPSC या UKSSC, और हो सकता है कि वीडियो में ये सवाल आपको देखने को मिले कि द एलिफेंट विस्पर्स जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, इसमें जो कैमरामैन है सिनेमेटोग्राफी में, उसमें 4 लोग हैं, लेकिन उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति उत्तराखंड का है। उनका नाम है करण थपलियाल, ठीक है। कौन है? करण थपलियाल। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। करण थपलियाल उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल है वहाँ के रहने वाले हैं। ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। करण थपलियाल, इन्होंने इसमें क्या किया है? एक कैमरामैन की भूमिका निभाई है। इन्होंने इस पिक्चर को शूट करते हुए अपना सहायता प्रदान करी है। तो ध्यान रखना, इससे पेपर में सवाल बन सकता है, और सवाल हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन व्यक्ति है? करण थपलियाल है, जिन्होंने इस फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में कैमरामैन की भूमिका भी निभाई है, और साथ साथ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा देखिए यहीं पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो भारतीय हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, ये जो अवार्ड दिए गए हैं, भारतीय हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, भारतीय हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड मिला है पुरुष में। ये है व्यक्ति हार्दिक सिंह, जो एक मिडफील्डर है हार्दिक सिंह। महिला वर्ग में पुनिया है, कोई सविता पुनिया करके हैं, जो गोल कीपर है। सविता पुनिया जो क्या है? गोल कीपर।
गोलकीपर जानते ही होंगे आप, जो बचाते हैं गोलकीपर। ध्यान रखना, हॉकी में 2 लोगों को अवार्ड मिला है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में, पुरुष में हार्दिक सिंह और महिलाओं में सविता पुनिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए एक अवार्ड जो अभी दिया गया है, ये महत्वपूर्ण अवार्ड है और पेपर में यहाँ से एक सवाल भी आया था, मैं आपको बताऊँगा क्या आया था अभी हाल फिलहाल में ही जो आप पेपर हुए हैं अभी रिसेंटली UKPSC के। उस पर सवाल बना था एक क्या कि फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, फीफा के अवार्ड 2023 जो हैं या 2022 कह सकते हैं, वो जो दिए गए हैं, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ जो फीफा खिलाड़ी है, ये फीफा खिलाड़ी ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? ये लियोनेल मेसी साहब को मिला है, लियोनेल मेसी। ठीक है, इन्हें मिला है और ये बहुत ही देखिए एक आइकॉन हो सकते हैं, खासकर एक ऐसा लड़का जो डॉक्टर्स ने जिसे खेलने के लिए भी मना कर दिया था और आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में जिसका नाम शुमार है वो लियोनेल मेसी है। कभी एक काम करना, गूगल पे जाके विकिपीडिया में जाके लियोनेल मेसी को पढ़ना, तो शायद आपको पता चलेगा कि एक ऐसा लड़का जो शायद फुटबॉल खेलने के लिए भी रोक दिया जाता, उसने अपनी इच्छा शक्ति और अपने आत्मबल से कैसे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर होने का जो गौरव है वो अपने नाम के साथ जोड़ लिया। तो ये लोग ही हमें क्या करते हैं? गौरवान्वित करते हैं। ये लोग हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, हमें लगातार अपने आप को एक है ना डट करके अपने सामने जितनी भी मुश्किलें हैं उनका सामना करना चाहिए। आप देखेंगे कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि जिससे पार ना पाई जा सके। लियोनेल मेसी ने किया है, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो लियोनेल मेसी ने क्या किया? सबसे खिलाड़ी का अवार्ड जीता है और इन्हें ये अवार्ड 7वीं बार मिला है। ठीक है, ध्यान रखना 7वीं बार ये अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक, ज़बरदस्त खिलाड़ी रहे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ कोच, अच्छे किस देश से खेलते हैं? अर्जेंटीना से। या किस देश के हैं? अर्जेंटीना के, ये भी ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड भी अर्जेंटीना के ही, लियोनेल स्कोलोनी, ये भी अर्जेंटीना के हैं, लियोनेल स्कोलोनी, ये भी अर्जेंटीना के ही रहने वाले हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर का अवार्ड है ये भी किसे दिया गया है? एमिलियानो मार्टिनेज, ये अवार्ड इन्हें मिला है। ये भी किसके हैं? अर्जेंटीना के, ये भी अर्जेंटीना के ही हैं। और अभी देखिए सवाल क्या आया था, मैं आपको बताता हूँ। जो फीफा वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये कहाँ खेला गया था बच्चे? ये कतर में खेला गया था। ठीक है, कतर। और कतर में जो फाइनल मैच हुआ था, ये यहाँ से सवाल पूछा गया था आपके पेपर में, ध्यान रखना, यहाँ से पूछा गया था कि फाइनल मैच में अर्जेंटीना जो विजेता बनी है उसने किसे हराया था। तो ये फाइनल मैच जो हुआ था वो अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस हुआ था बेटा। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। आपके पेपर में ये सवाल आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस आया था जिसमें अर्जेंटीना जीत गया था। ठीक है, अर्जेंटीना तीसरी बार विश्व चैंपियन बना है। सबसे ज़्यादा 5 बार ब्राज़ील विजेता बना है। ब्राज़ील ने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए जो मुझे आपको बताना वो ये है कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कब होगा? अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा बेटा? वो 2026 में होगा, यानी कि प्रत्येक 4 साल के बाद होता है, अगला होगा। और ये वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन होगा। ठीक है, 2026 में वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन होगा। इसका मतलब ये वाला एडिशन कौन सा रहा होगा? 24वां एडिशन रहा होगा। ठीक है, सॉरी ये 22वां एडिशन रहा होगा। और ये अब इस बार जो एडिशन होगा 2026 में वो 23वां एडिशन होगा। ये कहाँ खेला जाएगा? ये ध्यान रखना है, ये एक साथ 3 देशों में खेला जाएगा, यूएसए, मैक्सिको और साथ साथ कनाडा। यूएसए, मैक्सिको, कनाडा 3 देशों में खेला जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा कि 2026 में 48 देश इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। नहीं तो अभी तक 32 देश ही एक वर्ल्ड कप में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित चीज़। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये सवाल बन सकता है
पूछ सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 निम्नलिखित में से किस देश में नहीं खेला जाएगा। 3 ये डालेंगे, 1 कुछ और डालेंगे। तो ये ध्यान रखना, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 48 देश इसके अंदर शामिल करे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने देखा कि जो भारतीय महिलाएं हैं खासकर, उनका परचम धीरे धीरे अब पूरी दुनिया में एथलेटिज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए या उनको और आगे बढ़ाने के लिए एक अवार्ड की शुरुआत हुई है जिसका नाम है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ये जो अवार्ड है इसकी जो शुरुआत हुई थी 2019 में हुई थी। स्टार्ट कब से हुआ था? ये 2019 से हुआ था। और मैंने बताया कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस अवार्ड की क्या करी गई है, शुरुआत करी गई है। ये अवार्ड इस बार किसे मिला है? आपने मीराबाई चानू का नाम सुना होगा, इम्पोर्टेंट नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो मणिपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने क्या किया है, जो टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ था पीछे, टोक्यो जापान के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीता था इन्होंने, रजत पदक जीता था। ठीक है, इसके अलावा ये किस खेल में जाती? वेट लिफ्टिंग, जिसे भारोत्तोलन बोलते हैं। ये उस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलक हैं ये भारतीय, यानी कि वेट लिफ्टिंग करती हैं। और इन्होंने अवार्ड जीत लिया है इस बार। और दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये अवार्ड लगातार दूसरी बार जीता है इन्होंने, मीराबाई चानू ने। तो लगातार 2 बार अवार्ड जीतने वाली पहली महिला भी बन गई है। लगातार 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मीराबाई चानू ने अवार्ड जीत लिया है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो इसके अलावा एक और अवार्ड है, ये आपका है राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023। देखिए, ये पुरस्कार जो हुआ है वो 8th एडिशन है, यानी कि 8वीं बार ये पुरस्कार दिया गया। कहाँ दिया गया? नई दिल्ली के अंदर। ये बात दोनों ध्यान रखनी है आपको कि 8वां एडिशन है, नई दिल्ली के अंदर दिया गया है। और इसके अंदर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ऑफ द ईयर, ये जो अवार्ड मिला है वो शशि कुमार रामचंद्रन, वो शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। दूसरी बात इसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसी के साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड मिला है सुश्री शिप्रा दास को, शिप्रा दास को। ठीक है, ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इससे ज़्यादा से सवाल नहीं बनते, लेकिन फिर भी आप एक मोटे मोटे तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अगर मैं इसमें और आगे बढ़ता हूँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा सच में, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहेगा। देखो, अगर हम यही बात करते हैं, देखिए होता क्या है कि एक इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है, ITU बोलते हैं उसे, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ये क्या करते हैं कि पूरी दुनिया में जो अच्छी गतिविधियाँ होती है टेली कम्युनिकेशन को लेकर के, ऐसे ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के IT सेक्टर में, उसे क्या करती है, चिन्हित करते हैं और उसे अवार्ड प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि UN की एक तरीके से ये भी सब्सिडरी होती ही है। ध्यान रखिए, इंटरनेशनल, पूरा नहीं लिखूँगा, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन ITU। इसकी एक मीटिंग हुई थी जिनेवा में,
और जिनेवा में इस मीटिंग में एक अवार्ड दिया गया है, उस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑफ द WSIS बोलते हैं इसे, ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन समिट अवार्ड पुरस्कार। ये पुरस्कार जो दिया गया है वो भारत सरकार के अंदर मिला है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय लोग अपनी तेज़ी से दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। ये अवार्ड जो पंचायती राज मंत्रालय है हमारा, और देखिए पंचायती राज मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सभी जानते हैं। जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके अंदर एक इन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन या ऑनलाइन ऑडिटिंग का काम शुरू किया है, उसी को ये अवार्ड दिया गया। ध्यान रखना महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो पंचायती राज मंत्रालय और इसके अंदर ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है, दोनों के दोनों। और किसे मिला है? पंचायती राज मंत्रालय को, ठीक है। यहाँ से आप जानते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं बेटा? वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन जो था वो दुनिया में यानी कि भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था इस समय, ठीक। और यहीं पे ध्यान रखना कि 24 अप्रैल को इस बार एक ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, ठीक है बेटा। ऑपरेशन कावेरी ये किस देश के लिए चलाया गया है? सूडान के लिए, जिसमें क्या कर रहे हैं कि जो सूडान में फंसे हुए लोग हैं उसे वापस लेके आ गए हैं अब तो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे समझने की कोशिश करते रहो और इसे साथ साथ नोट भी करते चलो आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगी मेरे बच्चों। पेपर में सवाल आ सकता है यहाँ से ना। एक CVIP अवार्ड है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए ये उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। CVIP अवार्ड 2022। CVIP अवार्ड क्या होता है? देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर, इरिगेशन एंड पावर अवार्ड। यानी कि ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड इस क्षेत्र में दिया जाता है कि जो कंपनियां या जो समुदाय या जो संगठन क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा में योगदान अच्छा करते हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाता है। सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये अवार्ड दिया जाता है। सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान हेतु, ठीक है। ये अवार्ड दिया जाता है कब? जब सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान करते हैं, तो ये अवार्ड दिया जाता है CVIP अवार्ड। और इसमें क्या कराया कि इस बार जो अवार्ड मिला है वो BHEL को मिला है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ध्यान रखना, ये अवार्ड किसे मिला है इस बार? BHEL को मिला है। और BHEL एक महारत्न कंपनी है, उनकी संख्या हमारे यहाँ कितनी है? 9, ठीक है। ध्यान रखना, महारत्न कंपनी है और 9 महारत्न कंपनी हमारे यहाँ उपलब्ध है। देखिए BHEL की एक ब्रांच कहाँ पे भी है? हरिद्वार में भी है। तो ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी अच्छा सवाल हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की किस कंपनी को अभी CVIP अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये BHEL को हो जाएगा। यानी कि सौर ऊर्जा में अपने उत्कृष्ट योगदान हेतु ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो संगीत कला निधि पुरस्कार, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023, ये संगीत की दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों के अंतर्गत आता है। यानी कि संगीत की दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है, यानी कि हाईएस्ट एक अवार्ड की कैटेगरी में इसे लाया जाता है। और ये अवार्ड जो मिल रहा है इस बार, वो बॉम्बे जयश्री करके एक हमारी गायक हैं, जो कर्नाटक गायक हैं, कर्नाटक गायिका हैं, कर्नाटक संगीत को बहुत अच्छे से गाती है। हालांकि केवल कर्नाटकी नहीं, इन्होंने और भी हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा में बाकी में भी गाया है। बॉम्बे जयश्री को इस बार मिल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा अवार्ड इसी कैटेगरी में है, नृत्य कला निधि पुरस्कार, नृत्य कला निधि पुरस्कार
ये अवार्ड जो मिल रहा है वो बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, ठीक है। ये अवार्ड किसे मिल रहा है? बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को ये अवार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना आपने। इसके अलावा अगर मैं यहीं आपको बता दूं तो यहीं पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि अभी क्या हुआ है कि जो हमारा एशिया वाला रीजन है, इस एशिया वाले रीजन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल, IAC बोलते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने क्या किया है, यहाँ पर स्वच्छता का सर्वे किया है और स्वच्छ एयरपोर्ट की कैटेगरी में जो IGI है, दिल्ली का जो IGI है वो दूसरे नंबर पर आया है, ठीक है। ध्यान रखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने स्वच्छता की कैटेगरी में IGI इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल आपका क्या एयरपोर्ट है उसे कितने नंबर पर रखा है? दूसरे नंबर पर रखा है। इसी के साथ साथ यहाँ सर्वश्रेष्ठ अड्डे में ओवरऑल अगर कैटेगरी में देखो तो IGI सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। बात को समझ लेना कि अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखो तो सबसे अच्छा अपनी गुणवत्ता के रूप में, अपनी सेवाओं को प्रदान करने के रूप में प्रशांत रीजन में, हमारे इस वाले एशिया वाले रीजन में इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ है। और वही स्वच्छता की कैटेगरी में देखूँ तो कौन से नंबर पर आया है? ये 2वें नंबर पर आया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहीं पर आगे देखते हैं, यहीं पर देखिए बच्चों के पोषण को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के हमेशा से सवालिया निशान खड़ा होता रहता है कि ये भी एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत लगभग 20% कुपोषित है, यानी कि हम सब लोगों में से, हम सब भारतीयों में से हर 5 में से एक बच्चा या एक पुरुष क्या है कुपोषण की श्रेणी में आता है। तो उसी कुपोषण को कम करने के लिए, बच्चों के अंदर पोषण को भरने के लिए, बच्चों को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अवार्ड दिया जाता है। जो इस कैटेगरी में अच्छा काम करता है उन्हें एक चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया जाता है, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड। तो ये चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड इस बार दुनिया भर के सभी देशों में भारत को मिला है। और भारत के असम में एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, जिसका नाम है तपोवन, ठीक है। तपोवन को ये अवार्ड इस बार दिया गया है। ये ध्यान रखना, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड इस बार किसे मिला है? ये तपोवन को मिला है, जो असम के अंदर एक NGO है जो बच्चों के पोषण संबंधित और उनके शिक्षा संबंधित कार्यक्रम को देखती है या उसको आगे बढ़ाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अवार्ड जो अब तक आपने देखे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगले अवार्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं या पेपर के लायक हो सकती हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। एक पुरस्कार है जिसे एबेल पुरस्कार बोलते हैं बेटा, एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, या इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार। यानी कि जो लोग गणित के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य करता है उन्हें ये पुरस्कार मिलता है, एबेल पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में नॉर्वे ने करी थी। 2001 में नॉर्वे जो एक देश है, बड़ा सुंदर देश है, इसने करी थी। और एक गणितज्ञ होते थे जिनका नाम था नील्स हेरनिक, उनके नाम से शुरू करा गया था, उनके लिए शुरू करा गया था। लेकिन ये सब बातें छोड़ दीजिए। इस बार का जो नोबेल पुरस्कार 2023 यानी कि एबेल पुरस्कार 2023 जो मिला है वो लुइस कैफ्रेली को मिला है, लुइस कैफ्रेली, ठीक है, लुइस कैफ्रेली को मिला है। लुइस कैफ्रेली ने जो लीनियर इक्वेशन होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें कुछ काम किया। इसके साथ साथ फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व किया है। उसी अप्रोच के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। देखिए यूकेपीएससी पूछ बैठेगा तो इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं, नॉन लीनियर वो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं। नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन के लिए। दूसरी चीज़ फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए, फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम हेतु ये क्या दिया जा रहा है? ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड अब सारे के सारे जो शुरू हो रहे हैं। राष्ट्रपति कलर प्रोग्राम, इसे कलर का मतलब देश से भी होता है वैसे, राष्ट्र से। कलर पुरस्कार 2023, यानी कि हमारी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना में जो प्रशिक्षण के लिए जिन
संस्थानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शिवों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और ये राष्ट्रपति रंग पुरस्कार 2023 जो इस बार दिया जा रहा है वो INS द्रोणाचार्य को दिया जा रहा है बेटे। किसे? INS द्रोणाचार्य, जो कहाँ पे स्थापित है? कोच्चि में। ठीक है, ध्यान रखना INS द्रोणाचार्य कोच्चि में है। बहुत महत्वपूर्ण ये अवार्ड आपका हो जाएगा, पेपर में बनने लायक सवाल है। अगला है सरस्वती सम्मान 2022। ये जो सरस्वती सम्मान 2022 है वो एक तमिल लेखिका है जिनका नाम है शिवा शंकरी, उन्हें दिया जा रहा है। और शिवा शंकरी एक जानी पहचानी तमिल लेखिका है जिन्होंने अपने समय में 136 से भी ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। इनकी एक आत्मकथा लिखी है इन्होंने जिसका नाम है सूर्यवंशम, उसके लिए इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, शिवा शंकरी इनका नाम है, एक तमिल लेखिका है शिवा शंकरी, उन्हें अवार्ड मिल रहा है। इनकी एक आत्मकथा लिखी है इन्होंने जिसका नाम है, आपने बहुत अच्छे से सुना भी होगा, सूर्यवंशम। सेट मैक्स की सबसे फेवरेट मूवी है ना सूर्यवंशम, वही आती है उस पर, सूर्यवंशम। और ये अवार्ड जो दिया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, जो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक, यहीं पे देखो, यहाँ पे बता दो, एक व्यास सम्मान 2022 जो उपन्यासकारों को दिया जाता है, जो उपन्यास बहुत अच्छा लिखते हैं उन्हें मिलता है। और ये इस बार का अवार्ड जो मिल रहा है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिल रहा है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का एक उपन्यास है पागल खाना। इस पागल खाना के लिए इन्हें क्या दिया जा रहा है? ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट अवार्ड हो सकता है, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। देखो ये आपको ध्यान रखना है किस मंत्रालय को मिला, ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। दूरसंचार नीति और विनियमन, भारत सरकार, यानी भारत सरकार के दूरसंचार नीति और विनियमन जो डिपार्टमेंट है उसे गवर्नमेंटल लीडरशिप अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, ये अवार्ड सारे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक अंतिम अवार्ड और बचा और ये ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए भारतों का दबदबा ना इस समय लगातार बढ़ रहा है। ये कहा जाता है कि जो 19वीं सदी थी वो इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी। आपने सुना भी होगा कि 19वीं सदी अगर इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अगर अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी ये भारत की है और भारत के बेटे बेटियों की है। हम लोग बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। ये सदी हमारी है, आपकी है और मेरी है। काम करेंगे, मेहनत करेंगे। देखो इस अवार्ड को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, गवर्नर ऑफ द ईयर, महत्वपूर्ण अवार्ड है, गवर्नर ऑफ द ईयर। यानी कि राज्यपाल किसे चुना गया? पूरी दुनिया के जितने भी गवर्नर्स हैं उन सभी गवर्नर में है एक गवर्नर चुना गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। और ये अवार्ड देखिए बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है, खासकर भारतीयों को। इससे पता चलता है कि भारतीय इकोनॉमी शायद अच्छे लोगों के हाथ में है। हमारे RBI गवर्नर जो हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास महोदय, शक्तिकांत दास, ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, और ये अवार्ड ऐसा नहीं है कि कोई भारत सरकार देती है या कोई भी देती है। ये अवार्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी शायद अच्छे हाथों में है, क्योंकि इन्हें ही 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से समझा गया है। हमारे RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, उन्हें अवार्ड मिला। इसके अलावा देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, इस बार का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? वो नेशनल बैंक है, कहाँ का? यूक्रेन का। यूक्रेन नेशनल बैंक कहाँ का? यूक्रेन। ठीक है,
इसको क्या चुना गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो ये रहे आज के अवार्ड, और ये सब अवार्ड हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये क्लास बिल्कुल देखनी चाहिए, अच्छे से देखनी चाहिए, और एक नहीं चाहिए 2 बार रिपीट करके देखो, इन्हें एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लो। आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में, नज़दीकी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हिंदी की क्लासेस लगातार हैं, उत्तराखंड लगातार है, साथ साथ आपको मैं जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी और हिस्ट्री मैंने शुरू किया है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए, बस चैनल पर बने रहिए, हमारे साथ मेहनत करिए हमारे साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, हमारा जो प्रयास है वो ये है कि आप और हम मिलकर के कुछ अचीव करें इस दुनिया में, आप और हम अपने सपनों को साकार करें। तो चलिए देखिए, हमारा भी सपना है कि एक बहुत बड़ी फैमिली हमारी हो जाए, जिसमें आप हमारा सहयोग करें। आपका जो सपना है कि नौकरी मिले, उसमें हम आपका सहयोग करते हैं। एक दूसरे के परस्पर सहयोग की भावना से दोनों आगे बढ़ते हैं। आप और हम मिल कर के चलिए इस दुनिया को दिखाते हैं कि हम मुंदा हैं, हम मौजूद हैं, जिंदा हैं, तो एहसास होना चाहिए, है ना। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।